तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी हमें हीट जो हम लोगों ने स्टार्ट की है उसमें सेकंड टॉपिक ये आता है एक्सपेंशंस, थर्मल एक्सपेंशंस। तो थर्मल एक्सपेंशन होते क्यों हैं और क्या मतलब है इसका और कितनी तरह के होते हैं और उनको कैसे हम मेजर करते हैं, ये सारी बातें हमें सीखनी है अभी। ठीक है, तो पहली बात ये करते हैं कि जब हम लोग किसी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जिसको मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर क्या होता है, तो उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे ऑलरेडी बिना टेम्परेचर दिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो है ही, वो आपस में वाइब्रेशंस कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, है ना। जब हम उनको और हीट देते हैं तो उनके वाइब्रेशन में क्या होगा, ज़्यादा हिलना शुरू कर देंगे, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ज़्यादा आप हीट देंगे तो ज़्यादा तेज हिलेंगे। तेज हिलने का मतलब है तेजी से भी हिलेंगे और दूर तक भी जाना चाहेंगे। अब उस बॉडी के अंदर स्पेस तो उतनी ही है ना, लेकिन ज़्यादा हीट दे दी आपने तो आजू बाजू के जितने भी हिलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, पहले ऐसे ऐसे हिल रहे थे, है ना, अब वो ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ऐसे करेंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा उनको हिलना है। तो करते क्या है, तो थोड़ी दूरी बढ़ा लेते हैं, फिर आराम से हिल लेते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ जाती है ना, ज़्यादा हिल रहे हैं तो जगह ज़्यादा चाहिए। ये जगह ज़्यादा चाहिए अगर तो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपने बीच का बढ़ा सकते हैं। और डिस्टेंस, जब सारे मॉलिक्यूल अपने बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पूरी बॉडी ही थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी। और कहाँ से जगह मिलेगी, है ना, सबको जगह चाहिए तो बॉडी एक्सपैंड हो जाएगी। और हीट अगर आप निकाल रहे हैं तो उनको इतनी बीच की, इतने डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, वो करीब करीब आ जाते हैं, जिसमें वो नॉर्मली वाइब्रेशंस कर पा रहे होते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का रीज़न क्या है, जब आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा तेज हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, उस वजह से ये एक्सपेंशन होता है। तो दिस इज द रीज़न फॉर एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन अगर होता है तो किस किस तरह का होता है, तो साइंटिफिक तरीके में अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं, और वो 3 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन 3 तरीके के होंगे। पहला होगा लीनियर एक्सपेंशन। अगर आपने कोई लंबी सी चीज़ ले ली, जैसे मेरी उंगली बहुत पतली सी है ना, अब उसमें हीट देनी शुरू की तो क्या करेंगे, ये इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जब ये लंबाई भी केवल बढ़ेगी, बाकी डायमेंशंस बहुत कम हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना हो, कुछ तो होंगे ही छोटे छोटा, लेकिन इतने हैं कि नेग्लिजिबल कहा जा सकता है। तो उसको हम जैसे एक वायर, पतला वायर, पतला स्टील का वायर है ना, धागा जैसे होता है सिलने वाला, उतना पतला वायर बना दिया, उससे भी पतला, बाल जितना पतला बना दिया, तो आप बाकी डायमेंशन छोड़ सकते हैं, लंबाई लंबाई नाप सकते हैं, है ना। तो उसको जब आप गरमाएंगे, गरमाने का मतलब हीट देंगे, तो हीट देने की वजह से वो एक्सपैंड कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन। जब केवल एक ही डायमेंशन में एक्सपेंशन की हम बात करेंगे, नॉर्मली लंबाई में बात करेंगे, तो बोलेंगे लीनियर एक्सपैंड हो गया, इतनी जगह इतना हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई लैमिनर सरफेस ले लें, फ्लैट 2D सरफेस, सर्कुलर हो चाहे किसी भी स्ट्रक्चर का हो, लेकिन एक प्लेन सरफेस हो, जैसे टीन की चादर, टीन जानते हैं सब लोग, उसको काट लिया, चादर बन गई, नहीं काटा तो भी चादर है वो, और उसमें हीट देनी शुरू कर दी। जब हीट देनी शुरू कर देंगे तो क्या करेगा, अगर प्लेन सरफेस है तो ये चारों तरफ से ऐसे बढ़ेगा। इसमें कितनी डायमेंशन आ गई, 2। इसके अंदर 2 डायमेंशन आ गई, लेंथ एंड ब्रेथ। जो भी शेप हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, किसी तरह का शेप हो, 2 शेप में बढ़ेगा, एक लेंथ में बढ़ेगा, एक चौड़ाई में बढ़ेगा। तो इसे हम बोलेंगे एरियल एक्सपेंशन। अब तीसरे एक्सपेंशन की बात करते हैं, जिसके अंदर आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कोई बॉडी ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये डस्टर में 3D है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। अब इसको हमने गरमाना शुरू किया, हीट देनी शुरू की, तो क्या करेगा, ये चारों तरफ बढ़ जाएगा, लेंथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, और इसकी बीच की क्या बची रहेगी, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तीनों डायमेंशन बढ़ेंगे, और इस तरीके से वो फैल जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इस तरीके का होता है। तो ये तीनों जो एक्सपेंशन होते हैं, ये 3 इसकी वैरायटी हैं कि हीट देने पर कोई बॉडी कैसे एक्सपैंड करती है।
अब अगली बात फिजिक्स में ये होती है कि केवल ये जान लेने से ऐसा होता है, हमारी फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती, हम उसका यूज नहीं कर सकते। हमें जानना पड़ता है कितना होता है, कितना करने से कितना होता है, जिससे हम उसको यूज कर पाए, है ना। केवल ये जान लेने से ऐसा होता है, हम लोग उसको एप्लीकेशन नहीं कर सकते उसका। तो अब अगली बात आती है कि इनका लीनियर एक्सपेंशन का मेजरमेंट कैसे करेंगे। कोई फैक्टर डालना पड़ेगा जिससे हम पहचान सकें कि इस चीज में इतना एक्सपेंशन, इस चीज में इतना एक्सपेंशन, ये करने से, इतना टेम्परेचर देने से। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी। तो लीनियर एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करें, पहला केस लेते हैं हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में एक कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं तीनों के लिए अलग अलग, इसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लिख लेते हैं इसको हम लोग, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसका सिंबल जो यूज करते हैं हम लोग, वो यूज करेंगे अल्फा। अब अल्फा को पहचानना है कि अल्फा होता क्या है। ठीक है, तो अल्फा होता है 1 मीटर लेंथ ले लीजिए, और जब उसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, 1 मीटर लेंथ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जितना एक्सपेंशन होगा उसे आप अल्फा बोलेंगे। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एक्सपेंशन इन 1 मीटर लेंथ when temperature increase by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका नाम है। तो अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और मतलब क्या है? मतलब यह है कि 1 मीटर लंबी कोई रॉड ले लें, कोई वायर ले लें, उसको इतनी हीट दें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए उसका, तो उसके बाद जितना उसके अंदर एक्सपेंशन हुआ है 1 मीटर के अंदर, अल्फा हुआ है, उसी को हम अल्फा बोलेंगे। 1 मीटर में जितना एक्सपेंशन होगा दैट विल बी नोन एज ए अल्फा। ये अल्फा का मतलब है। बात क्लियर हुई? तो 2 मेजर चीजें हैं इसके अंदर, 1 मीटर लेंथ और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर राइज। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हर जगह 1 मीटर लेंथ का तो सिस्टम मिलेगा नहीं, कोई भी लेंथ सामने आ सकती है, और कोई भी टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें अल्फा को कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे? तो ये देखिए ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं पहले कोई लेंथ थी L0, इनिशियल लेंथ, और उसको कुछ टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी देने पर उसकी लेंथ हो गई LT, लेंथ एट टेम्परेचर T। ध्यान से सुनिएगा, L0 क्या है? इनिशियल लेंथ। LT क्या है? लेंथ एट टेम्परेचर T। कितना टेम्परेचर दिया? डेल्टा T। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए LT माइनस L0, L0, ये क्या हो गया? लेंथ का डिफरेंस, इंक्रीमेंट इन द लेंथ। अब इंक्रीमेंट इन द लेंथ को इस डेफिनेशन के हिसाब से 1 मीटर में चाहते हैं, तो जितनी लेंथ थी उससे डिवाइड कर दो। तो ये कितना इंक्रीमेंट हो गया? 1 मीटर लेंथ में, है ना। ये टोटल इंक्रीमेंट था, L0 से डिवाइड कर दिया, 1 मीटर में हो गया। लेकिन ये हो कब रहा है? जब डेल्टा टी का हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। तो हम डेल्टा टी तो नहीं चाहते, डेफिनेशन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड चाहते हैं, तो इससे हमने डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा टी से डिवाइड किया तो 1 डिग्री का आ गया, है ना। और यही क्या हमारा बन गया? दिस इज अल्फा। ये हमारा अल्फा हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया। किताबों में अक्सर ऐसे लिखा होता है, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी, या अल्फा डेल्टा टी। और ये लीनियर एक्सपेंशन का हमारा फॉर्मूला बन गया। फाइनल लेंथ हमारी LT होगी। ये लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल लॉजिकल और बात समझ में आती। इसी तरीके से हम लोग एरियल एक्सपेंशन का भी बना लेंगे, और इसी तरीके से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का भी बना लेंगे। इस फॉर्मूले से सुविधा क्या हुई हमको
ये सुविधा हुई कि कभी भी टेम्परेचर का राइज करेंगे अगर हम लोग 10 डिग्री से 20 डिग्री ले जाते हैं, उस समय लेंथ 20 डिग्री पर कितनी होगी ये मालूम कर सकते हैं इससे, या कितनी बढ़ी है वो भी मालूम कर सकते हैं। अभी की लेंथ माइनस पिछली वाली लेंथ, आ गया डिफरेंस। तो सारी चीजें आप एक्सपेंशन की पता कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका नाम। अब बात करेंगे एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन। अब एरियल एक्सपेंशन में जैसा वहां नाम था, यहां का जो कोफिशिएंट आता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बीटा। वहां पर अल्फा था, यहां पर ये चीज क्या कहलाएगी? बीटा। अब बीटा की भी वैसी ही कहानी, तो क्या बन गया? AT माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू बीटा। वही लॉजिक जो दिया था आपको अभी। फाइनल फॉर्मूला क्या हाथ लगा? AT इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। ये हमारा एरियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, बड़ी आसान सी बात। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। वही एक लॉजिक आप पकड़ लीजिए, तीनों चीजें डिराइव हो जाएंगी। अब जाइए हमारे पास एरियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ गया, एक लॉजिक आ गया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अगर होती है तो क्या होती है। रिलेशनशिप किसके बीच में? अल्फा बीटा गामा के बीच में, क्योंकि वही तो कोफिशिएंट्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के। तो चलिए उसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग को फाइंड करना था कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये हम लोग को पता चल चुका है, जान चुके हैं हम लोग। तो इसकी वर्किंग थोड़ी देखते हैं हम लोग कि एक हमने शीट ली, लैमिनर शीट 2D सरफेस वाली, वो 1 मीटर का उसका लेंथ एंड ब्रेथ था, है ना। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए 1 मीटर लिया, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हैं आप। अब उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर राइज किया, इतनी हीट दी कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए, ठीक है। अब जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से आप बढ़ाएंगे तो एक्सपैंड होगी। मान लेते हैं लेंथ वाइज टोटल एक्सपेंशन अल्फा होता है, एंड ब्रेथ वाइज चौड़ाई में टोटल एक्सपेंशन वो भी अल्फा होता है। टोटल अल्फा एक्सपैंड की ना, तो टोटल इसका न्यू एरिया कितना बना? ये तो लीनियर एक्सपेंशन है ना अल्फा, तो लेंथ में लीनियर हुआ अल्फा, और 1 मीटर ए भी थी तो उसमें भी अल्फा अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों 1 मीटर है, ठीक। अब नया एरिया क्या बना? तो नए एरिया में लेंथ हो गई 1 प्लस अल्फा, और ब्रेथ हो गई 1 प्लस अल्फा, है ना यूशी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। और पहले ओरिजिनल एरिया क्या था? 1 मीटर का इसका डायमेंशन ही था, लेंथ और ब्रेथ, तो 1 स्क्वायर विच इज 1। कितना चेंज आया, एक्सपेंशन कितना हुआ? एरियल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो डेल्टा ए आया नए वाले एरिया से पुराना वाला एरिया घटा दीजिए, घटा दिया 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा होगा क्योंकि एक्सपेंशन अल्फा ही काफी छोटा होगा, तो अल्फा स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो डेल्टा ए हमें क्या मिला? 2 अल्फा, ठीक। अब बीटा क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला ये एक्सपेंशन अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू डेल्टा टी, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो डेल्टा ए कितना आया? 2 अल्फा, ए है 1 और डेल्टा टी कितना है? 1। तो ये वैल्यू क्या बन गई? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो एक फाइंडिंग हमारी यहां से आ गई कि बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के बराबर होगी। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में कोई 3D पिक्चर लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट सब मिलनी चाहिए, और सबको कितना कितना ले रखा हम लोगों ने? 1 1 और 1 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट। अब इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जो भी हीट लगती है दी, लेकिन टेम्परेचर कितना राइज किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नया वॉल्यूम कितना बना? क्योंकि ये हो गया था कितना, ये सब अल्फा अल्फा बढ़ गए हर तरफ, तो
वॉल्यूम हो गया, लेंथ में भी अल्फा बढ़ा, ब्रेथ में भी अल्फा बढ़ा और हाइट में भी अल्फा बढ़ा, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, 3 बार लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये 1 प्लस अल्फा का क्यूब हो गया। ओरिजिनल लेंथ क्या थी 1 थी, तो डेल्टा वी कितना आया, नया वाला वॉल्यूम माइनस पुराना वाला वॉल्यूम, ए प्लस बी का होल क्यूब से फॉर्मूला लगा के खोल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 1, तो इस माइनस ये 1 तो यहां से कैंसिल हो गए, और अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर दोनों बहुत छोटे होंगे इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। हमारे हाथ में क्या आया 3 अल्फा, फिर गामा निकाला, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी फॉर्मूला पढ़ा है अभी हम लोगों ने, इसमें वैल्यू डाल दी, डेल्टा वी कितना आ गया यहाँ पर 3 अल्फा, वी कितना था 1, डेल्टा टी कितना था 1, ये वैल्यू हो गई 3 अल्फा, यानी अल्फा के बराबर तो अल्फा की, बीटा बराबर आ गया वहां से 2 अल्फा और गामा यहां से आ गया 3 अल्फा, यानी अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा की वैल्यू क्या बनी 1:2:3। तो ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा में जो आपको याद होना चाहिए, और इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। डेरिवेशन आपके यहाँ 11th 12th में पूछे काफी जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आते हैं 15% मोटे तौर पे, है ना, 15%, 100 में 15 नंबर के नॉर्मली, है ना, बाकी डेरिवेशन थ्योरी आती, तो डेरिवेशन सीखना बहुत जरूरी है। अगर डेरिवेशन नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, करना तो सब है लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, डेरिवेशन की। तो ये अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप और कहां से आया, ये उसकी वर्किंग, जिसको नोट डाउन आप कर लीजिए। फिर अगली बात हम लोग क्या सीखेंगे कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस की। तो ये पहले समझेंगे थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, फिर जो बातें हमने लिखी वो आपको समझा देते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक रॉड है हमारे पास, ये पेन एक रॉड है, इसको हम लोग हीट देते हैं, हीट देंगे तो क्या करेगी, रॉड एक्सपैंड कर जाएगी, वो तो होता ही है। अब हमने हीट दी और एक्सपैंड करा दिया इसको, जब ये एक्सपैंड हो गया तो दोनों साइड पे हमने इसको बांध दिया, गर्म किया, एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होने के बाद दोनों एंड्स पर हमने इसको बांध दिया, किसी भी चीज से बांध दिया, दीवार से बांध दिया, कोई शटर लगा दिया जिससे आपस में वापस ना जा पाए, बांध दिया ऐसे, और इसको छोड़ दिया, कूल डाउन होने दिया, कूल डाउन कर दिया। तो जब हम कूल डाउन करेंगे तो वापस ये क्या चाहेगी, रॉड कॉन्ट्रैक्ट होना, अपनी असल पोजीशन में आना, है ना, वो तो तब हीट दी थी इसलिए एक्सपैंड हुआ था, हीट निकाल ली तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी, ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगी। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में आप आने तो दे नहीं रहे, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, इसको बांध दिया है, इसको रोक दिया है। तो अब क्या करेगा, ये अंदर से खींचेगा, एंड्स को खींचेगा ना कि आना चाहता हूं मैं, लेकिन आ नहीं पा रहा, तो क्या डेवलप करेगा, स्ट्रेस। आप स्ट्रेस स्ट्रेंस यंग मॉडुलस ध्यान कीजिए, स्ट्रेस होता था ना जिसमें ये एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता था, तो वो खींचेगा अंदर। तो यही कारण होता है थर्मल स्ट्रेस का। ये स्ट्रेस है, और क्यों बोल रहे हैं थर्मल, क्योंकि हीट देने से हुआ है, हीट देने की वजह से हुआ है ना, इसलिए इसको नाम देते हैं थर्मल स्ट्रेस। आई बात समझ में। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं। तो हमको ये फॉर्मूला, यही बातें जो आपको बोली, ए रॉड इज हीटेड एंड इट एक्सटेंड्स, रॉड को गर्म किया वो एक्सपैंड हो गई, इट इज बाउंड एट टू एंड्स, अब दोनों तरफ बांध दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, अब वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा बट कैन नॉट, लेकिन हो नहीं सकता। अगर हो नहीं सकता तो क्या होगा, ए स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन इट इज नोन एज ए थर्मल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कहां से आया ये आप समझ गए। अब बात करते हैं वर्किंग की। यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला ध्यान कीजिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हुआ करता था, या सिंबॉलिक फॉर्म में y इज इक्वल टू, या यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू f अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ये भी बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग की है। तो यहां से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, f अपॉन वाई इंटू ए। ठीक, ये डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू वाई, एफ अपॉन वाई इंटू ए इज इक्वल टू। अब इस बात को देखिए, ये जो चीज है डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमारी कहां से मिल गई, अभी जो लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू एक्सपेंशन इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी, अभी पढ़ा। अगर ये डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या निकल आएगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू अल्फा इंटू डेल्टा टी हमने यहां से पुट कर दी। ये कहां से लेके आए, थर्मल एक्सपेंशन से। ये कहां से लेके आए थे, इलास्टिसिटी से। और दोनों को इलास्टिसिटी वाले कॉन्सेप्ट और थर्मल एक्सपेंशन वाले कॉन्सेप्ट को मिला दिया, क्योंकि मिल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस है। तो इसको इक्वेट किया तो एफ निकल आया हमारा। एफ कितना हो गया, वाई ए इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा फोर्स आया है, जिस फोर्स से वो रॉड अपने को अंदर खींच रही, वही है एफ। बांध दिया था ना, वापस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, तो कितना फोर्स वो लगा रही है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थर्मल स्ट्रेस की कहानी थी, जो बड़ी आराम से हमारी समझ में आती है, और थोड़ा भी ध्यान देंगे आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी देखिए इसी एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास, अब हम स्टडी करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी का एक्सपेंशन कैसे होता है जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं। तो इसमें एक एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर दिखता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने जो आईसीएससी से किया होगा 10th में, उसमें पढ़ा भी होगा, एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनालोमस का मतलब क्या होता है, एनालोमस का मतलब होता है हिंदी में नियम के विरुद्ध जाना, नियम विरुद्ध। तो किसका नियम विरुद्ध जा रहा है, ये जो एनालोमस रखा गया, तो ऐसे नियम के विरुद्ध जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा घटता है। ये नियम मोटे तौर पे सब पे लागू होता है कि जब हम टेम्परेचर को घटाना शुरू करेंगे तो वॉल्यूम घटना शुरू होगा। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है कि वो उस चीज को फॉलो तो काफी हद तक करता है, लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, जैसे ही वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, उससे ज्यादा अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम नहीं घटता, बढ़ने लगता है। यह है नियम विरुद्ध हिंदी में, जिसे एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। नियम क्या था, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम। यहां क्या हुआ, टेम्परेचर कम वॉल्यूम ज्यादा। तो इस वजह से ये एक रूल को, एक लॉ को ब्रीच करता है, और इसी वजह से बोलते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। इतनी बात समझ में आती है, इसके नामकरण के पीछे क्या बात। अब देखते हैं क्या ये करता है। तो आपके सामने 2 ग्राफ हमने बना रखे हैं वाटर के एक्सपेंशन को दिखाते हुए। पहले ग्राफ में एक एक्सिस पे है टेम्परेचर, और दूसरी एक्सिस या वाई एक्सिस पे है इसका वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा ग्राफ दिखाता है इसकी डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, किसकी, वाटर की ही बात कर रहे हैं। अब देखिए पहले में जब हम टेम्परेचर घटाते हुए लाते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां से टेम्परेचर हमने घटाया, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते जाते हैं, घटता जाता है, हम देखते हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिप कर रहा है ना। 10 तक पहुंच गए, वॉल्यूम घटता घटता यहां पहुंच गया। 10 के बाद हम 4 पे पहुंच गए तो सर्टेन वॉल्यूम हमको मिल गया, वॉल्यूम मिल गया 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया, 4 डिग्री से भी टेम्परेचर कम किया। 4 डिग्री की जगह हम 3.5 डिग्री पे आ गए, 3 डिग्री पे आ गए। तो हमने क्या देखा कि अब इसका वॉल्यूम नहीं घट रहा, उलट बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम इसका बढ़ने लगता है, यानी वाटर एक्सपैंड करने लगता है टेम्परेचर घटाने पर। 4 के नीचे वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, एक्सपेंशन होना। टेम्परेचर देने पे एक्सपेंशन होता था, ये सीखा था हमने, लेकिन यहां क्या हो रहा है, टेम्परेचर गिरने पे एक्सपेंड होने लगा। तो कुछ अजीबोगरीब बिहेवियर हो रहा है, स्पेशल बिहेवियर हो रहा है वाटर का 4 डिग्री पे। तो 4 से 0 पर जब हम आते हैं तो क्या करते हैं, 0 पे बर्फ देखते हैं, आइस जम जाती है, और आइस का जो वॉल्यूम होता है वो पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। अगर पूरी बॉटल में पूरा पानी भर दें और फ्रीजर में डाल दें तो मे भी अगली सुबह वो टूट जाएगी बोतल, क्योंकि पानी बर्फ बनेगा, एक्सपैंड होगा, और बोतल में इलास्टिसिटी अगर कम है, टोटल प्लास्टिक है, तो चटक जाएगी बोतल या टूट जाएगी। आपने देखा भी होगा, कभी कभी हो जाता है, ऐसा है कि नहीं। तो ये कहानी इसकी है, यानी वॉल्यूम सबसे कम कहां पर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो ये डेंसिटी का कर्व है, यहां पर बनाया टेम्परेचर और यहां पे आ गई डेंसिटी। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ी, या
आप देख रहे हैं ना, ये डेंसिटी है, ये बढ़ रही है, ये डेंसिटी बढ़ रही है। और नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटती है, यही तो होता है। तो अगर इधर से देखें तो टेम्परेचर घटाने पर डेंसिटी बढ़ रही है, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। टेम्परेचर घटा रहे तो डेंसिटी बढ़ रही होता ही है। किसी चीज को ठंडा करेंगे तो पास पास आती है, आते आते ये 4 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर लिखें इज मैक्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितनी होती है, तो 1.00 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है इसकी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है 1, और उससे ज्यादा अगर कूलिंग कर देंगे तो डेंसिटी हमारी फिर क्या होने लगती है, फिर और 1 के बाद डेंसिटी घटनी शुरू हो जाती है, बढ़ती नहीं है, घटनी शुरू हो जाती है, और ये फिर अपनी सिचुएशन में जाती है। तो ये जो चीज, ये एक्सपेंशन थर्मल का क्यों बताया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, नॉर्मली किसी और में नहीं देता, और नेचर ने इसको ये खूबी प्रदान की है। नेचर ने ये विशेषता, ये खूबी इसको दी है। क्यों दी है, क्योंकि इससे जीवन चलता है। कैसे जीवन चलता है, अगर ऐसा होगा तो हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ मतलब समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु, फ्लोरा फोना फॉसिल जो भी कुछ है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुद्र वाले, पानी के अंदर रहने वाले, मछली वगैरह, ये सब जिंदा रह पाएंगे। जिंदा कैसे रह पाएंगे, मान लीजिए ठंडक पड़ी, कश्मीर में पहले बर्फ जम जाती है ना, लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके ऊपर, आपने देखा होगा, झील के ऊपर। हाँ, टीवी में दिखाते हैं न्यूज में कि जम गई है, बच्चे उस पर क्रिकेट खेल रहे हैं झील के ऊपर। तो झील में क्या होता है, झील है, नदी है, अगर वो जब जमती है, मान लीजिए ये झील है और ये पानी है और खूब ठंडक पड़ी, तो यहां टेम्परेचर कितना हो गया, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊपर का ये जो पानी है, ये लेयर, ये जम जाती है, क्योंकि आइस तो जम जाती है 0 डिग्री पर, उससे कम होगा तो जमेगी। ये बन गई आपकी आइस, ठीक है। लेकिन नीचे का जो पानी है, वाटर, वो 4 डिग्री पे मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है, क्योंकि 4 डिग्री वाला जो वाटर है वो हमारा डेंसर है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है। कम डेंसिटी वाला चीज ऊपर जाती है, ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे जाती है, ये हमको मालूम है। तो जैसे ही जैसे बर्फ जमेगी, बर्फ की डेंसिटी कम है या ज्यादा है, बर्फ की डेंसिटी 4 डिग्री से ज्यादा है। कहां गई, बर्फ की डेंसिटी कम है, बर्फ की डेंसिटी 4 डिग्री वाटर से कम है। अगर कम है तो बर्फ कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। और 4 डिग्री पे जो वाटर है वो कहां जाएगा, ज्यादा डेंसर है, नीचे। तो 4 डिग्री का वाटर नीचे मिलता है, 4 डिग्री का वाटर नीचे मिलता है, ठीक। और ऊपर आइस जम जाती है आपकी, और आइस जमने के बाद नीचे पानी रहता है, तो यहां पे मछलियां तैर रही होती है नीचे। अगर पूरा बर्फ जम जाएगा तो मछलियां भी मर जाएंगी, जो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि ये जो बर्फ है ये पूरी जम क्यों नहीं जाती, तो जमने के लिए नीचे वाले पानी को ऊपर जाना पड़ेगा ना, डेंसिटी कम करनी पड़ेगी, और वो कम होती नहीं, 4 डिग्री की हैवी होती है, तो ऊपर जाता नहीं, नीचे ही रहता है। आप ये सोच सकते हैं ना कि यहां से खूब दिया और ये पता लगा हीट चलती चली जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो पाता। और वैसे भी जो बर्फ जमती है ये हीट की नॉन कंडक्टर होती, हीट पास नहीं करती, लेके देती नहीं किसी को, है ना। तो हीट या निकलने का प्रोसेस यहां से ये नहीं करने वाली, समझ पा रहे हैं आप। तो यहां पर पानी मेंटेन्ड रहता है, क्योंकि एक तो 4 डिग्री वाला मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और दूसरा ये जो लेयर बन जाएगी आइस वाली, मोटी लेयर बन जाती है जहां तक ये प्रोसेस चलता है, उसके बाद ये आइस हमारी नॉन कंडक्टिंग है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ की हीट निकल पाए बाहर, जब यहाँ की हीट निकलेगी नहीं तो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी तो 4 डिग्री मेंटेन रहेगा, है ना शिखर। और अगर मेंटेन रहेगा तो पूरा इसका लाइफ बच जाएगा। गर्मियों में भी यही सिचुएशन होती है, देखिए नेचर ने कितना कमाल किया है।
मान लीजिए कि कहीं ऐसा प्रदेश है जहां पर 40, 45 डिग्री, 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। अब 48 डिग्री पे हो सकता है मछलियां बेचारी मुश्किल हो जाए, ना रह पाए जिंदा। तो क्या होता है, 48 डिग्री वाला ऊपर तो टेम्परेचर बना रहता है, लेकिन नीचे टेम्परेचर कितना रहता है, बहुत कम, उससे 48 नहीं रहेगा, 20-20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, 30-30 डिग्री का रहता है। ऊपर 48, नीचे अंदर लगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे चले जाइएगा तो और कम मिलेगा, और कहीं 4 डिग्री मिल गया तो सबसे बढ़िया है कि नहीं। तो इस वजह से चाहे समर टाइम हो, हॉट समर, काफी तगड़ा समर, या काफी ठंडक, दोनों ही सिचुएशंस में नेचर ने सबको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ सिचुएशंस प्रदान किए हैं। अगर वाटर में ये खूबी नहीं होती तो क्या ये बचते बेचारे। और आप लोग बायो पढ़ते हैं, कई लोग बायो के भी हैं, जानते हैं कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइफ साइकिल है। तो अगर समुद्र के अंदर, नदी के अंदर का लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, सब साइकिल में जुड़े हुए है ना। तो इसलिए नेचर ने एक स्पेशल चीज़ प्रदान की है कि 4 डिग्री वाला क्या रहने वाला है, नीचे ही रहने वाला, ऊपर नहीं जाएगा 4 डिग्री वाला। जब 4 डिग्री वाला ऊपर नहीं जाएगा तो टेम्परेचर क्यों नहीं जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और यहाँ पर अपना उनका जो जीवन है वो चलता रहेगा। तो देखिए कितनी कमाल की, और किसी के पास ही खूबी नहीं है, वाटर के पास ही खूबी, एनानॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो नेचर कमाल करती है, उसका एक रूप ये भी देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अभी आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है किरचॉफ्स लॉ, जो हीट रेडिएशन में काम आता है। जो किरचॉफ लॉ ने बेसिकली चीज़ बताई थी जो हमारी समझ में आती है, उनका कहना ये था कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी एब्जॉर्वर है, कोई हीट आप देते हैं और वो बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक, तो उसके पलट जब उसको रेडिएट करने का मौका मिलता है तो वो अच्छा रेडिएटर भी बन जाती है। अच्छा एब्जॉर्वर अच्छा रेडिएटर भी होता है। अगर वो एब्जॉर्व कर रही है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ और उसको कल को मौका मिले, टेम्परेचर बाहर का डाउन उसका ज़्यादा, तो क्या करेगी, वही वेवलेंथ एमिट भी कर देगी, रेडिएट भी कर देगी। किरचॉफ का मोटे तौर पे यही कहना था, जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव भी इसमें होती है कि कैसे सिंबल्स, फॉर्मूले, इक्वेशन, लॉजिक की मदद से क्या चीज़ें निकालते हैं। तो हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी इसकी देख लेंगे और क्वांटिटेटिव भी देख लेंगे, क्वांटिफिकेशन भी इसका देख लेंगे। तो देखिए किरचॉफ लॉ जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जैसा मैं बता रहा था आपको, ए गुड एब्जॉर्वर, जैसे ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉडी इज ए गुड एमिटर एंड वाइस वर्सा। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो सन है, सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो सारी तरह की वेवलेंथ एमिट करता है। उससे जो रोशनी आती है हमको, जो हीट आती है, उसमें हर तरह के रेडिएशन होते हैं। तो अगर हर तरह के रेडिएशन होते हैं तो वो जब एब्जॉर्व भी करेगा तो क्या करेगा, हर तरह के रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम किसे बोलते हैं, जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले, जो भी हीट पड़े। इसलिए नेचर में हमारा सन को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो बड़ी छोटी और सरल है। लेकिन इसके अलावा मुद्दे के तौर पे ये 3-4 लाइनें हमें याद होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसको हम आपको समझा देंगे और आपकी समझ में आ भी जाएगा। तो देखते हैं क्वांटिफिकेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारी क्या बोलती है किरचॉफ लॉ के बारे में। तो लेट अस कंसीडर ए बॉडी सस्पेंड इन ए हॉलो इनक्लोजर। एक हॉलो इनक्लोजर में, एक खाली जगह में हमने एक बॉडी सस्पेंड कर दी, ठीक है, मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T। और ये इस तरह का इनक्लोजर आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल टाइप का ले लें, इनक्लोजर चाहिए, इसके अंदर एक बॉडी हमने यहाँ पे सस्पेंड कर दी है, लटका दी है, और इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखा है, T। यही ये बोल रहे हैं, मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T, इसको कांस्टेंट कर रखा है, टेम्परेचर बदलने नहीं देते। लेट E एंड A रिप्रेजेंट एमिटेंस एंड एब्जॉर्प्टेंस ऑफ द बॉडी एट दिस टेम्परेचर। एमिटेंस और एब्जॉर्प्टेंस हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस बॉडी का जो हमने सस्पेंड की हुई है, इसका एमिटेंस कितना है, E, और एब्जॉर्प्टेंस कितना है, A, ठीक। इफ Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑन द बॉडी। अब इसका टेम्परेचर मेंटेन किया है तो उस बॉडी पे रेडिएशन पड़ रहा होगा, हीट पड़ रही होगी। तो जो हीट पड़ रही है उसकी वैल्यू कितनी ले ली है, Q।
और ये क्यू कितने समय में है? 1 सेकेंड में 1 यूनिट एरिया में पड़ रही है। 1 सेकेंड और 1 यूनिट एरिया में कितना हीट पड़ रहा है? क्यू। अब देन अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब बॉडी पर क्यू जब पड़ रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो वो एब्जॉर्ब कितना करेगी? तो उसके अंदर एब्जॉर्प्टेंस पिक्चर में आ जाएगा, तो क्यू इंटू ए एब्जॉर्ब करेगी। वो याद आ रहा है ना? तो कितना एब्जॉर्ब करेगी? क्यू इंटू ए, क्योंकि ए बताता है कितनी तेजी से कितना वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो पर यूनिट एरिया एंड पर सेकेंड कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करने वाली है? ए क्यू। अब देयरफॉर अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। आप किसी भी हीट को किसी चीज पे डालते हैं तो 3 ही चीजें होती हैं, या तो एब्जॉर्ब होती है, या रिफ्लेक्ट होती है, या ट्रांसमिट होती है। अगर एब्जॉर्ब इतनी वैल्यू हो रही है तो रिफ्लेक्ट प्लस ट्रांसमिशन की वैल्यू कितनी होगी? टोटल में से घटा दीजिए। क्यू पड़ रही है, क्यू ए एब्जॉर्ब हो गई, तो बाकी दोनों मिला के इतनी बची है। तो ये कहानी किसकी है? जितनी ट्रांसमिट हो रही है या जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए, व्हेन द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ना ये हीट अब लेगी ना ये हीट अब बाहर देगी, जब वैसा सिचुएशन हो जाएगा तो क्या होगा उस समय? देन अमाउंट रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी वो बॉडी जितना एमिट कर रही होगी रेडिएशन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, तभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ये बात समझ में आती है अपने को। अब देखिए, ये वैल्यू थी E इज इक्वल टू ए क्यू, जो हम लोगों ने यहां से निकाली। व्हाट इज E हियर? E इज द अमाउंट रेडिएशन एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। दिस इज E, दिस इज E, है ना? और RHS साइड पे क्या हुआ? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये था ए क्यू के बराबर, तो ये ए क्यू के बराबर आ गया। तो पहला रिलेशन या पहली इक्वेशन क्या बनी? E इज इक्वल टू ए क्यू। E क्या है वर्षा यहां? गुड। और A क्या है? एब्जॉर्प्टेंस। E एमिटेंस, A एब्जॉर्प्टेंस। नए वर्ड से इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, इसलिए पूछ लिया। अब फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर आप ले लें तो आप जानते हैं कि वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो A की वैल्यू कितनी हुई? 1। जो भी डालोगे सब एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना? तो A इज इक्वल टू 1 परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। सिंस EB डिनोट्स द एमिटेंस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T, अगर E जो होता है हमारा, ये EB, E था हमारा एमिटेंस, और हमने EB को बोला एमिटेंस ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसलिए B लिख दिया यहां। EB का मतलब क्या? ब्लैक बॉडी का एमिटेंस। तो ब्लैक बॉडी का एमिटेंस क्या होगा? सब एब्जॉर्ब करता है, सब निकालता है। तो सब एब्जॉर्ब करता है Q, तो सब निकालेगा Q। तो EB इज इक्वल टू Q। बात समझ में आ रही होगी? ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब पहली दूसरी इक्वेशन के को मिला दिया आपस में। अगर आपने मिला दिया यहां पर, तो देखिए इस Q की वैल्यू EB आप डाल दीजिए यहां पर, तो ये वैल्यू बनेगी E इज इक्वल टू AEB। Q की जगह EB डाल दिया, Q हटा दिया, तो E इज इक्वल टू AEB आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं E अपॉन A इज इक्वल टू EB। इसको याद कर लीजिए। क्यों याद कर लीजिए? और ये कहानी कब की है? यहां पर EB क्या चीज है? एमिटेंस EB एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, एमिटेंस ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। ठीक, यानी अब इसका इसी के बारे में लिख रहा कंक्लूजन, और इसे हमें ध्यान रहना चाहिए। एट एनी गिवन टेम्परेचर, ये क्या है? किरचॉफ्स लॉ है। एट एनी गिवन टेम्परेचर, एनी गिवन टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द एमिटेंस, द रेशियो ऑफ द एमिटेंस टू द एब्जॉर्प्टेंस ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, इसका रेशियो कांस्टेंट है, एंड इज इक्वल टू द एमिटेंस ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दिस टेम्परेचर, EB के बराबर है। यानी किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि किसी गिवन टेम्परेचर पर जो उस बॉडी का एमिटेंस होगा, उसका रेशियो एब्जॉर्प्टेंस, एमिटेंस अपॉन एब्जॉर्प्टेंस, ये वैल्यू फिक्स होती, और किसके बराबर होती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमिटेंस के बराबर होती है उसी टेम्परेचर पर। यह है किरचॉफ लॉ का थोड़ा सा कैलकुलेटेड फॉर्म कह लीजिए आप, या जो आपको समझना है और मालूम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? और फिर ये लिख दी इक्वेशन नंबर 3, यानी यही इक्वेशन क्या बोली जाती है? क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सिंपल भाषा में बात करें कि व्हाट इज किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ लॉ ये बताता है कि जो भी चीज
अच्छा एब्जॉर्वर है, या जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्व करती है, जब वो एमिट करने की बारी आएगी तो वो उतनी ही अच्छी एमिटर होगी या रेडिएट करेगी और वही वेवलेंथ रेडिएट करेगी। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म, लेकिन ये बात एक एक्स्ट्रा जानकारी देती है कि उस समय इनका रेशियो नहीं बदलता बॉडी का, E/A इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दैट इज द किरचॉफ लॉ। किसी को कोई डाउट हो, थोड़ा टिपिकल है लेकिन सरल है, समझेंगे स्टेप बाय। हमने आसानी से आपको लिख के समझाया भी। अगर कोई पॉइंट आप मिस कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना अगली स्टेज पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, क्योंकि ये टर्मोलॉजीज ऐसी नहीं है जो बिना लिखे छोड़ देंगे तो आप ढूंढ के पढ़ नहीं पाएंगे इसको, इसलिए लिखना जरूरी है ना। कोई ऐसी क्वांटिटी है जिनसे साल 2 साल से जान पहचान हो तो वो समझा के छोड़ी जा सकती है, इसको छोड़ना ज्यादा ठीक नहीं होगा। तो ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज ई। स्मॉल ई एक टर्म आता है इसके अंदर, उस टर्म को क्या हम बोलेंगे और कहाँ उसका वो फिट होता है। तो रिलेटिव एमिटेंस और एमिसिविटी या ई, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये कैसे डिफाइन किया गया है? ये रेशियो है एमिटेंस ऑफ द बॉडी का और एमिटेंस ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बी लगा देते हैं नीचे, इससे हम पहचान सकें उसको। तो एमिटेंस अपॉन परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिटेंस, ये रिलेटिविटी हो गई। तो रिलेटिव एमिटेंस भी बोल सकते हैं ये, ठीक है कि नहीं? तो इसे ई से डिनोट करते हैं और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल ई इज इक्वल टू ई इंटू ई बी। ई क्या है यहां पर बेटा मोहित? एमिटेंस। ई बी क्या है शिखर? व्हाट इज ई बी का? एमिटेंस। नाउ व्हाट इज ई हियर? हियर ई इज ए कांस्टेंट। ई एक कांस्टेंट होता है एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस। एमिटिंग सरफेस का फिजिकल नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगी ई की वैल्यू। सरफेस का फिजिकल नेचर बदल देंगे तो बदल जाएगी वैल्यू। ई इज ऑल्सो कॉल्ड एमिशन कोफिशिएंट, इसको एमिशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं और डिग्री ऑफ ब्लैकनेस भी बोलते हैं। ठीक, फिजिकल नेचर ऑफ सरफेस का मतलब है कि अगर किसी दूसरी शीट ले लेते हैं आप, दूसरा मटेरियल, तो भी फिजिकल सरफेस बदल गई, या उसका शेप ही बदल दीजिए आप। ऐसे है, अब ऐसे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए या उबड़ खाबड़ कर दीजिए, तो उसका सरफेस जो है उसका फिजिकल नेचर बदल गया। फ्लैट सरफेस है, खुदरी सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी, उससे इस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ई है कांस्टेंट जरूर, लेकिन सरफेस बदल देंगे तो ई की वैल्यू बदल जाएगी। ई को डिग्री ऑफ ब्लैकनेस भी बोलेंगे, बट वी ऑल्सो नो दैट ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए। अभी कहीं यूज किया था हम लोगों ने ये, तो ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ए होता है 1, तो ई बी और ई बराबर हो जाते हैं उस केस में। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्टेंस 1 होता है ना उसका। अब 10 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से देखिए, इन दोनों को मैच करिए, तो ई अपॉन ई बी, ई अपॉन ई बी, तो ए और बराबर ई दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस द एमिसिटिविटी, एमिसिटिविटी जो ई है इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्टेंस ऑफ द सरफेस, ये इसके बराबर होती है। तो छोटी सी ये बात थी जो आपकी समझ में आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। छोटे छोटे नए टर्म्स हैं बहुत, एब्जॉर्प्टेंस, एमिटेंस, ये शुरू पहली पढ़ाई में इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते आप, लेकिन जहां आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेंगे आपकी समझ में आने लगता है। छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये सीबीएसई में बहुत नहीं पूछा आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में कंपटीशन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और अभी आपने देखा था किरचॉफ्स लॉ में ई बी यूज हुआ था। अगर आपको एमिटेंस पता ही ना होता किसे बोलते हैं तो ई बी तो बात ही खत्म। अभी हुआ था ना वहां, किसी का रेशियो ई बी होता है। आयुषी, किसका रेशियो ई बी होता है किरचॉफ लॉ में? हाँ, ई अपॉन ए इज इक्वल टू ई बी, ठीक है ना। तो ई ही नहीं पता है, ए ही नहीं पता है, तो क्या मतलब? तो वहां यूज हुआ है इसका। ठीक, अब एक और लॉ देखते हैं, 2 लॉ और देखने पड़ेंगे हम लोग को। एक स्टीफेंस लॉ है और फिर हम लोग आगे न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, एक साइंटिस्ट है स्टीफन, उन्होंने एक लॉ बनाया और लॉ में क्या बोला उन्होंने? एनर्जी रेडिएटेड बाई ए ब्लैक बॉडी, जो एनर्जी रेडिएट होती है एक ब्लैक बॉडी के द्वारा,
इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T, उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी रेडिएशन, है ना। अगर आप किसी का टेम्परेचर दुगना कर देंगे तो एनर्जी रेडिएशन कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 नहीं, पावर 4 है, 16 गुना बढ़ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार। तो अगर आपने टेम्परेचर डबल किया तो कितनी एनर्जी निकालना शुरू कर देगा रेडिएशन में? 16 टाइम्स। और 2 तो काफी छोटी है वैल्यू, 3 ले लें अगर, 81 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी अगर हम इसका टेम्परेचर 3 गुना कर दें तो एनर्जी रेडिएशन 81 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब काफी तेजी से रेडिएशन बढ़ जाता है, बहुत तेजी से रेडिएट करने लगती है। जैसे ही पेन है, थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर हमने डबल कर दिया तो रेडिएशन 8 टाइम्स बढ़ा, 16 टाइम्स बढ़ा। और अगर 3 गुना कर दिया टेम्परेचर तो 81 टाइम्स रेडिएशन बढ़ गया। इतनी तेजी से बढ़ता है। यह बात जरूर है कि जो टेम्परेचर है ना, ये एब्सोल्यूट है। तो ऐसा मत समझिएगा कि 5 डिग्री था और हमने 10 डिग्री कर दिया तो अब रेडिएशन डबल हो जाए। नहीं, 5 डिग्री का मतलब कितने केल्विन? 278 केल्विन। नॉर्मली रूम टेम्परेचर की अगर बात कर लें 27 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो 300 केल्विन। तो 300 केल्विन की जगह अगर डबल करना होगा तो 600 केल्विन करना पड़ेगा, विच इज वेरी हाई। 600 केल्विन करना बहुत ज्यादा बात हो जाएगी। तो इतना आसान नहीं है इसको करना, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए उन्होंने क्या बताया। परिणीता समझ पा रही हो? टेम्परेचर एब्सोल्यूट बढ़ा दें जितना, उसकी 4th पावर के टर्म में एनर्जी रेडिएशन प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा पिक्चर में। तो ये कांस्टेंट आ गया सिग्मा। इस सिग्मा को बोलते हैं स्टेफन कांस्टेंट। तो उसको ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज ए स्टेफन कांस्टेंट। और स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ये इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो ये इसकी सिग्मा की वैल्यू हो गई। अब रेडिएशन अगर हमें निकालना हो तो रेडिएशन कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। व्हाट इज T? T ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और T नॉट टेम्परेचर ऑफ द इंक्लोजर। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बॉल आपने ऐसे लटका रखी है तो इसका टेम्परेचर कितना है? T, और इसके आजू बाजू इंक्लोजर जो है उसका टेम्परेचर कितना है? T नॉट। तो कितना रेडिएशन पास करेगा? इतना रेडिएशन देगा। E इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में T की पावर 4, ये ज्यादा होगा तभी रेडिएट करेगा, माइनस T नॉट की पावर 4। ये इसका मतलब है। तो ये स्टेफेंस लॉ है, आपकी समझ में आना चाहिए और पहचान में होनी चाहिए। ठीक है। अब अगली जो बात हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में उसका एक्सपेरिमेंट भी है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक ग्राफ बनाते हैं आप लोग, पता नहीं आप लोगों ने अभी किया कि नहीं किया। नहीं किया तो शायद स्कूल वाले करवाएंगे आने वाले दिनों में। तो आप ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखेंगे और ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। तो न्यूटन ऑफ कूलिंग में इन्होंने क्या बताया? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ कूलिंग? लूजिंग थर्मल एनर्जी बाई रेडिएशन, हम जानते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। यानी बॉडी और उसके आसपास जो टेम्परेचर है उसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना फास्ट होगा। आती है बात समझ में? तो यानी रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? dq अपॉन dt, जितना एनर्जी t फॉर टाइम का है पर सेकेंड रिलीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल किसके? T2 माइनस T1। व्हाट इज T2? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ज्यादा होगा तभी रेडिएट करेगा, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T1। अब यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया K। ठीक है। अब K इज ए कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड नेचर ऑफ द बॉडी। ये वैल्यू हो गई नेचर ऑफ द बॉडी में।
तो ये हमारा रिलेशन आ गया dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के T2 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, हाँ ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा। ये जो वैल्यू है ये आ जाती है dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के, या यहाँ पर बात करें तो यहीं पर माइनस साइन लगा सकते हैं। बेसिकली जो माइनस साइन लगाया है इसका माइनस साइन होगा, क्योंकि ये रेट ऑफ कूलिंग ना लूजिंग है थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी लूज कर रही है, तो आप चाहें तो यहीं पे माइनस साइन लगा दें आप शुरू में ही। ठीक, माइनस dq अपॉन dt, क्योंकि लूज कर रहा है एनर्जी ये प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1 के, और जब कांस्टेंट लगाया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस ले आया। k तो हमारा पॉजिटिव है, k निगेटिव कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लूज कर रहा है एनर्जी इस वजह से dq अपॉन dt के साथ माइनस लगा रखा है, क्योंकि वो लूज कर रहा है एनर्जी, रेट ऑफ लूजिंग है। ठीक है, k क्या है, k इज ए कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन एरिया एंड नेचर ऑफ द बॉडी, कैसा कितना ज़्यादा या कम एरिया है और किस तरह का नेचर है बॉडी का। अब इसका थोड़ा और एनालिसिस करते हैं जो वहाँ तक पहुँचेंगे, और ये चीज़ आपके एक्सपेरिमेंट में भी काम आती है। अधिकतर बार 100 में से 80 बार आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते मिलेंगे, तो इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल ध्यान कर ही लेना है। अब इसके आगे वर्किंग देखिए, तो वर्किंग क्या, हीट लॉस बाय द बॉडी। एक बॉडी जो रेडिएशन कर रही है वो हीट लॉस करेगी, टेम्परेचर फॉल होगा, वो कितनी वैल्यू होती है, ms डेल्टा टी पढ़ रखा हम लोगों ने। तो ms डेल्टा T2, डेल्टा T2 का मतलब है इस T2 में होने वाला चेंज, T1 तो सराउंडिंग का है। ठीक है, अब dq अपॉन dt इज इक्वल टू ms d2 अपॉन dt, ये वैल्यू dq अपॉन dt की रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ, तो रेट ऑफ चेंज किसके बराबर हो गया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। ये तो हमारा चेंज था dq, dt किया, dt किया, dt किया, dt किया, है ना। इस फॉर्मेट में अब देखिए हमारे पास dq अपॉन dt की वैल्यू मालूम है यहाँ से इतनी, तो हमने यहाँ पर dq अपॉन dt की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दी माइनस के T2 माइनस T1, और ये वैल्यू तो यहाँ से ms डेल्टा T2 अपॉन dt अपने आप में ही है। आगे चले हम लोग, तो हमने रीअरेंजमेंट कर लिया, T2 माइनस T1 को नीचे ले लिया, और ये जो वैल्यू डेल्टा T2 थी, अगर ये हमारा चेंज बहुत कम है तो उसके लिए क्या हो जाएगा dt, तो dt अपॉन T2 माइनस T1, और इस तरफ वैल्यू ले ली माइनस के अपॉन ms इंटू dt, वो जो वैल्यू आ रही है। अब इस वाली वैल्यू को बुक में इसको स्मॉल के लिखा गया है NCERT में, और इस वैल्यू को कैपिटल के लिखा है। स्मॉल के कैपिटल के का फर्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिखने में, तो हमने k और k डैश कर दिया है। तो ये पूरी वैल्यू जो आ रही है k अपॉन ms, इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया हम लोगों ने, k डैश। ठीक है, क्योंकि ये तो है तो कांस्टेंट ही, मास भी कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट, और k भी कांस्टेंट। तो इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं dt अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस के डैश इंटू dt। ये नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया इसी के बराबर, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन तो बहुत सीखा नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं आप। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन टी की वैल्यू आती है log t, तो ये वैल्यू हो गई टू द बेस e, नेचुरल लॉग है T2 माइनस T1, और यहाँ वैल्यू क्या आ गई, माइनस के डैश टी। ये t कुछ 1 रहता है तो उसका इंटीग्रेशन जिसके हिसाब से आप इंटीग्रेट करते हैं वही वैल्यू आती है, और यहाँ वैल्यू आ गई कांस्टेंट इंडेफिनिट में प्लस c, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर आप जानते हैं लॉग में दिस की पावर होल दिस कर दीजिए तो T2 माइनस T1 के बराबर होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं पे लिखा है log e a इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या होता है, e की पावर b इज इक्वल टू a, ये इसका मतलब होता है। लॉग का रूल है, 10th में पढ़ा होगा। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई e की पावर माइनस के डैश टी प्लस c, और ये वैल्यू बनी T2 माइनस T1। ठीक है, अब इस वाले c को हमने ऐसे लिख लिया e की पावर इंटू सी। अब ये भी कांस्टेंट है हमारा, इसको कैपिटल C लिख लिया और कैपिटल C डिनोट कर दिया यहाँ पर इस e की पावर c को। अब देखिए T2 की वैल्यू क्या बनी, T1 प्लस c e की पावर माइनस के डैश टी। के डैश क्या है, के डैश है k अपॉन ms, ये जो वैल्यू मानी थी k अपॉन ms। तो ये भी इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है। इस इक्वेशन को भी पहचान के रखिएगा, क्योंकि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको 2 ग्राफ बनाने पड़ते हैं। एक ग्राफ इस बेसिस पे बनता है, दूसरा ग्राफ और बनेगा, वो भी आप देखेंगे कैसे बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन आती है।
तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये दोनों ही ग्राफ आपको प्लॉट करने पड़ते हैं, जिसे आप नाम देते हैं वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऐसा ग्राफ इसके हिसाब से बन जाएगा तो आप कहेंगे ये हमारी बात ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बेसिक चीज उसकी, जिसपे न्यूमेरिकल अधिकतर इसी पे आते हैं, ये उसकी वर्किंग, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। हम ऐसा मान के ही चल रहे हैं कि स्कूल वाले एक्सपेरिमेंट कराएंगे ही आपको, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है क्लास में भी सीख लिया जाए, और 10% चांसेस तो है ही कि इस पे सवाल आ जाए कोई। नॉर्मली 80-90% उसी पे आएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी सी इसका ग्राफ की बात सीखनी है, 1-2 पॉइंट और है जिसको समझ लेना है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था, कई 3 लॉ देखे थे बेसिकली। एक हम लोगों ने देखा था किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, और उसके बाद अपने कोर्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में बेसिकली पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जस्ट थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए लिखा है, बाकी पूरा प्रोसेस पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू -k T2 - T1। ये था कि रेट जो होता है किसी मटेरियल का ठंडा होने का, कूलिंग का, वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसी वजह से कई चीज़ें बोली भी जाती हैं, जैसे आप आइसक्रीम जमाते हो, तो आइसक्रीम जमाने में क्या होता है, आपने देखा होगा मम्मी क्या करती हैं, थोड़ा सा वार्म मिल्क रहता है ना जब बनाती हैं उसका मिक्सचर, तो थोड़ा सा गर्म दूध, वार्म दूध रखते हैं उसके अंदर, फ्रिज के अंदर। क्यों? क्योंकि वार्म दूध अगर रखेंगे मिक्सचर का थोड़ा सा 50-60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री और फ्रिज का टेम्परेचर मान लीजिए -5 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री सपोज, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 60 से लेकर 15 डिग्री के बीच में 75 डिग्री का डिफरेंस। इफ द T2 - T1 इज हायर, व्हाट विल हैपन? द रेट ऑफ कूलिंग विल बी फास्टर। यानी वो जो आपने जमने के लिए आइसक्रीम रखी है वो तेजी से जमनी शुरू हो जाएगी और अगले 4-6 घंटे में जम जाएगी, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा कि आपने आइसक्रीम खाई और खाने के बाद मन भर गया, आपने थोड़ी आइसक्रीम बचा दी, गल भी गई, साथ साथ बाहर निकाली, तो आपने कहा ऐसा है कल खाऊंगी मैं इसको सुबह स्कूल जाते वक्त, और आपने फ्रीजर में डाल दिया उसको रात को, और सुबह आपने देखा तो क्या देखा कि जो गीली आइसक्रीम थी, पिघली हुई, वो पूरी तरह सॉलिड नहीं हो पाई है। 10 घंटे बीत चुके हैं, पूरी तरह सॉलिड नहीं भी हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि आइसक्रीम का खुद का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री, और फ्रिज का टेम्परेचर -15 डिग्री, तो T2 - T1 कितना आया? 15 डिग्री। तो रेट ऑफ कूलिंग फास्टर नहीं रहा, उसको ज़्यादा समय लगेगा, जमेगी, लेकिन सुबह की जगह पता लगा दिन के 12 बजे तक जमेगी। बात समझ पा रहे हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम? ये सिचुएशन होने वाली है ना। तो ये रेट ऑफ कूलिंग का फर्क रहता है, और ये एक लाइव एग्जांपल है जो हम लोग फेस करते हैं। एनीवे, जो बात हमें समझनी थी, इसके बाद हम लोगों ने कुछ वर्किंग की थी और यहां पहुंच गए थे हम लोग। K' क्या था वहां? यहां पर नया कांस्टेंट लिया था K/MS। K भी कांस्टेंट था, मास भी कांस्टेंट था, स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट होती है, इसलिए बार बार ना लिखना पड़े तो K' लिख लीजिए, या इसको स्मॉल के इसको कैपिटल कर लीजिए, जो भी पसंद हो कर सकते हैं, बस ध्यान में रहना चाहिए यहाँ K यूज किया है और यहाँ पे जो हो रहा है वो K' की तरह आ रहा है, तो कांस्टेंट ही। फिर इसके बाद फाइनल एक फॉर्मूला ये निकाला था हम लोगों ने, E की पावर रेस करते हुए, आ रहा है याद? ये पूरी वर्किंग लास्ट टाइम पे की थी। अब ये हम क्यों आपको इस समय बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, तो होगा क्या, आपको एक कैलोरीमीटर नॉर्मली मिलता है। तो कैलोरीमीटर में अगर मान लीजिए वाटर है या कोई भी चीज़ है जिसका टेम्परेचर लेना है आपको, तो उस टेम्परेचर के लिए एक थर्मामीटर लगा देते हैं ऊपर, उसका टेम्परेचर इस थर्मामीटर से आप चेक करते रहेंगे। मान लिया उस टेम्परेचर को बोलते हैं T2, जो भी टेम्परेचर होगा फॉल होने का, है ना निरूपमा। और बाहर जो एरिया है, बाहर जो सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या है, T1। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, 5-7 रीडिंग लेते हैं, 5 रीडिंग, जिसमें आप टाइम लेते हैं कि कितने कितने मिनट बाद रीडिंग लेनी है। सपोज आपने डिसाइड किया हमें 2-2 मिनट बाद रीडिंग लेनी है, ठीक है,
तो 2-2 मिनट का यहाँ पर डिफरेंस डाल दिया। इसी वजह से कैलोरीमीटर लेते हैं यहाँ, क्योंकि कैलोरीमीटर नहीं लेंगे, कोई नॉर्मल डिवाइस लेंगे तो पता लगा बहुत तेजी से फॉल करने लगेगा टेम्परेचर, एंड आपको सही रीडिंग्स नहीं मिल पाएंगी। तो लगा आपने देखा और ऐसे देखा, फिर देखा 1 डिग्री गिर चुका है, इतना जल्दी गिर रहा है, तो रीडिंग कैसे करेक्ट आएगी? नहीं आ पाएगी। इसी वजह से कैलोरीमीटर ले लेते हैं कि जो कूल डाउन होने का रेट है वो स्लोअर रहे, जिससे हम आराम से रीडिंग ले पाएं। कैलोरीमीटर में तुरंत तो नहीं हो जाएगा, समय लगेगा ना टर्न होने में, क्योंकि ये अदला बदली मुश्किल से होगी। वुडन बॉक्स में रहता ना, याद है ना ये सब? हाँ, तो इस वजह से कैलोरीमीटर लेते हैं और यहां पर टाइम ले लिया 2 मिनट 4 मिनट जो भी डिसाइड किया आपने, और यहां पर T2 यानी इसका टेम्परेचर नोट डाउन किया, और साथ में रूम टेम्परेचर आपको मालूम ही है 25 27 जो भी चल रहा होगा, और इसमें डिफरेंस ले लिया T2 - T1। ये देखिए डिफरेंस लेना था ना यहाँ, तो T2 - T1 यहाँ डिफरेंस ले लिया, और एक वैल्यू और नोट की लॉग की। ये बेस क्या है? लॉग का बेस E है, नेचुरल लॉग से है। T2 - T1 लॉग टेबल से देख लिया, और जो रीडिंग आया सब रीडिंग इसमें डाल दिया हम लोगों ने। ठीक, रीडिंग डालने के बाद 2 तरह के आप कर्व बनाते हैं इसमें। एक कर्व बनाते हैं जो T2 - T1 वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपके कोर्स में है। तो T2 - T1 कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, और टाइम कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो एक्स एक्सेस पे टाइम प्लॉट कर देते हैं, और T2 - T1 का ग्राफ जो पॉइंट आपको मिले आप देख के उसको प्लॉट करते चले जाएंगे, और अंत में उसको आप मिला देंगे सारे को, है कि नहीं? जब ये ग्राफ बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं, फिर हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। दूसरा ग्राफ एक और बनाते हैं हम लोग, जो log T2 - T1 लेते हैं वाई एक्सेस पर, और एक्स एक्सेस पर टाइम ही लेते हैं। ठीक, इस ग्राफ में देखते हैं कि इसका कुछ शेप इस तरीके का आ रहा है, इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है। इस ग्राफ को देखकर हम ये कहते हैं कि हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को वेरीफाई कर रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताती है? ये बताती है, देखिए जब आपने ग्राफ खींचा T2 - T1 और टाइम के बीच में, तो यहां पर देखिए इस वाले को पहचानिए, T2 - T1 = Ce⁻ -k', यानी ये एक फिगर हो गई T2 - T1, तो T2 - T1 ये फिगर हो गई। और ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है उसका शेप ऐसा ही होता है। एक्सपोनेंशियल जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो शायद जानते हो, नहीं तो आगे पढ़ाई करेंगे इसकी, हम लोग 12th में कैलकुलस पूरी है। तो एक्सपोनेंशियल कर्व इस तरह का ही आता है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं इसको, e⁻ समथिंग इस तरीके का आता है। तो जब ये इस तरीके का आता है तो ये प्रूफ करता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है। ये शेप क्या दिखा रहा है कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो ऐसी है जैसा हम कह रहे थे, जैसा न्यूटन साहब बता रहे थे। इसका मतलब ये करेक्ट है, वेरिफिकेशन हो रहा है ना, वरना ये ऐसा क्यों मिलता, कुछ और मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट से आया है, ये अपनी मन मर्जी का फिगर थोड़ी है, ये तो एक्सपेरिमेंट से नोट किया आपने। ठीक, दूसरा एक कर्व और खींचते हैं जो log T2 - T1 रहता है, और साथ में -k'(t + c। ये log T2 - T1 कहां से आया? यहां से आया। देखिए अब 11th वाले समझ पाएंगे आसानी से, मैथ्स वाले ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, और बायो वाले भी समझ पाएंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। ये जो इस इक्वेशन का नेचर देखिए, ये पूरी वैल्यू कैसी है? y है, y। ठीक, और ऊपर क्या लिखा है? -k'(t) की जगह x समझ लो, t उधर है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई ना, y = mx + c। याद आ रहा है? बहुत अच्छी बात। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आ रही बात समझ में? अगर ये स्ट्रेट लाइन की है तो स्ट्रेट लाइन मिल रही हमको, अगर मिल रही तो व्हाट इज हैपनिंग? दैट मींस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अदरवाइज ऐसा क्यों मिलता है हमको नहीं मिलता, कोई और शेप मिलता। आप समझ पा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ कर रहे हैं? इन ग्राफ को बनाने के बाद आप ये वेरीफाई कर रहे हैं, ये वैलिडेट कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस हमको मिली थी, ये और ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों वैलिडेटेड है, वेरीफाइड है, सही है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंट से डाटा आया, अपने मन मर्जी का थोड़ी है। तो आई बात समझ में? तो ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंट है भी ये कोर्स में। तो आप लोग उम्मीद है जल्दी ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, या किसी ने किया हो तो समझ रहा होगा मेरी बात, अगर नहीं किया तो स्कूल वाले जल्दी कराएंगे आपको, ऐसी उम्मीद करते हैं।
ठीक। तो ये उसके अंदर समझना है आपको, जो आपको करना है। तो ये बातें आसान कर देता है। कोई भी पॉइंट आपको लगता है जो आपके हिसाब से नहीं है, आप पूछ सकते हैं, वरना अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। T2 किसका टेम्परेचर है? मान लो पानी, वाटर का है। वाटर ठंडा हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है ना वाटर का, गर्म वाटर डाला अंदर, तो वो तो चेंज होगा, ठंडे होते में गिरेगा टेम्परेचर। पहले 100 डिग्री का डाला था, 2 मिनट बाद 95 आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जो भी है कम तो होना है, उसको बदलता रहेगा रीडिंग। T1 ज़्यादा नहीं बदलेगी एज सच, 2-2 मिनट पे क्या टेम्परेचर रूम का बदल रहा है। T1 मोर और लेस कम बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन T2 तो श्योर बदलेगा। और T2 भी नहीं बदला, T1 भी नहीं बदला, तो दोनों कांस्टेंट हो गए फिर। एनीवे, बात समझ में आई। अब अगली बात देखते हैं हम लोग। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले चीजें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। अब दो बातें और समझनी, 2-3 छोटी छोटी बातें बड़ी आसान सी हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी में जब रेडिएशन होता है, जब वो एमिट करती है एनर्जी, तो उसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम है कि एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? H इंटू न्यू। तो लेमडा एसोसिएट होगा ना, जहां फ्रीक्वेंसी आएगी वहां लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा से ही डिसाइड होगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, किस तरह की एनर्जी रिलीज हो रही है। लेमडा से ही लाइट एनर्जी बनती है, लेमडा कम ज़्यादा होने से ही इंफ्रारेड वगैरह बनती है। आप जानते हैं ना, कई तरह के बनता है, एनर्जी का ही तो फर्क है। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे लेमडा के लिए एक जैसा नहीं होता। जब ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है तो ऐसा नहीं होता कि वो जितनी एनर्जी निकाल रही है सब बराबर क्वांटिटी में निकाल रही है। समझाने के लिए, अगर एक मिठाई की दुकान वाले को मिठाई का मटेरियल वही है तो एक ही तरह की मिठाई नहीं बनाता वो। जो ज़्यादा बिकता है वो ज़्यादा बना देता है। सपोज करिए लड्डू, अगर लड्डू ज़्यादा बिकते हैं तो उसने बना दिए 1000 लड्डू। जलेबी कम बिकती है तो जलेबी कम बनाई। इसी तरीके से और तरह तरह नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं किया कि 10 जलेबी, 10 लड्डू, 10 इमरती, 10 ABCD जो भी बनाना है, क्योंकि है तो वही दुकान ना, निकलना तो वहीं से ही, बेचना उसको वही है। तो उसको, एक तो ये रॉ एग्जाम्पल है, इसको कैसे समझना है कि ब्लैक बॉडी अगर है, जब वो एनर्जी एमिट कर रही है तो सब बराबर लेमडा, जिसकी जितनी लेमडा है, बहुत सारी लेमडा निकाल रहा है, लेकिन बराबर एनर्जी सबकी नहीं दे रहा है। अगर लेमडा 1 को 10 शेयर देता है 10% का, तो लेमडा 2 को हो सकता है 5% का शेयर रहे, लेमडा 3 को 25% का शेयर रहे। यानी 100 एनर्जी में से 25 एनर्जी लेमडा 2 के मार्फत निकल रही हैं। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बनाया गया, यहां लेमडा दिखाया गया और यहां एमिटेंस फॉर द गिवन लेमडा। अब जैसे ये ब्लैक बॉडी टेम्परेचर है, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर देखिए, पहले 1100 केल्विन है, फिर 1250 केल्विन, फिर 1450 केल्विन, फिर करीबन 1644 केल्विन, और इसको ग्राफ को ड्रॉ कर दिया गया। तो पहले ग्राफ को देखिए या सभी ग्राफ को देखिए, आपको समझ में आता है कि किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी एक जैसी नहीं है, फ्लैट नहीं है, कर्व है। यानी सबसे ज्यादा जो एनर्जी निकल रही है वो इस 1100 के पे, इस लेमडा के लिए, यहां वाले लेमडा के लिए 1100 केल्विन पर जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस लेमडा के लिए रिलीज हो रही है। ये दिख रहा है ना पीक इसका। इसी तरह 1250 पर इस लेमडा के लिए रिलीज हो रही है मैक्सिमम, बाकी रिलीज सबके लिए हो रही है, लेकिन इस लेमडा के लिए मैक्सिमम, बाकी लोगों के लिए कम कम शेयर। इसकी दुकान पे लड्डू ज्यादा बिकता है तो खूब लड्डू बनाए इसने, बाकी चीजें कम कम बनाई। नेचर है इसका, उस लोकल मार्केट का। ये लड्डू वहां के लोग पसंद करते हैं, तो हलवाई क्या करेगा, बनाना पड़ेगा उसे, बेचना है तो। और किसी और जगह चला गया तो उन्होंने कहा ना भाई, हम लोग नॉर्मल लड्डू नहीं खाते, डायबिटीज है यहाँ बहुत ज्यादा, तो हमें शुगर फ्री वाले लड्डू चाहिए, तो शुगर फ्री वाले लड्डू बना रहा है यार।
एक रॉ एग्जाम्पल है मजाक के तौर पे, लेकिन बात समझाने के लिए। तो अगली बात क्या हो गई, 1450 केल्विन के ऊपर क्या हुआ, लैम्डा शिफ्ट कर गया, उसकी पीक अलग हो गई, बाकी सब एनर्जी रिलीज कर रहा है इस तरीके से। तो पहली बात हमने क्या ऑब्जर्व की, एट एनी गिवन टेम्परेचर, ये देखिए, एट एनी गिवन टेम्परेचर द एनर्जी एमिटेड इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सब एक जैसी एनर्जी नहीं है कि सब सारी लैम्डा का बराबर बराबर शेयर चलता चला जा रहा हो, ऐसा नहीं है। सब यूनिफॉर्म नहीं है, किसी की ज्यादा किसी की कम। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, एनर्जी एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर लैम्डा इज मैक्सिमम। यहां पर एक ऐसा लैम्डा मिलता है जिसके लिए एनर्जी रेडिएटेड या एमिटेड मैक्सिमम होती है, तो लैम्डा एम मिल जाएगा, लैम्डा फॉर मैक्सिमम एनर्जी। आप समझ पा रहे हैं ना। अब तीसरा पॉइंट देखिए जो इसमें ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें, ये देखिए बढ़ा रहे हैं ना, 1100 से लेकर 1644 तक चले गए, देन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज लैम्डा एम इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ये देखिए लैम्डा इधर जा रहा है तो लैम्डा इधर हायर वेवलेंथ है और इधर क्या होंगी, कम वाली होंगी। तो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं ये मैक्सिमम देखो शिफ्ट हो रहा है, पहले इतना था, अब फाइनली कहां पहुंच गए हम लोग, यहां पर। तो यहां से यहां तक शिफ्ट हो गई ना, तो ये छोटी हुई लैम्डा की बड़ी हुई मेगा, छोटी हुई। लैम्डा छोटी होती तो एनर्जी बढ़ती है, ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू फ्रीक्वेंसी लैम्डा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना निरूपमा। तो इस तरीके से क्या हुआ वर्णिता, इस तरीके से आपका लैम्डा शिफ्ट हुआ। ठीक है, क्या बढ़ाने पे शिफ्ट हुआ लैम्डा, वर्णिता क्या बढ़ाया तो लैम्डा शिफ्ट हुआ, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ब्लैक बॉडी में लैम्डा एम, लैम्डा फॉर मैक्सिमम एनर्जी शिफ्टिंग फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये बात समझ में आती है। अब इस कर्व के अंदर अगर हम एरिया निकाल दें, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स एनर्जी, टोटल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो एरिया अंडर द कर्व से निकल आएगी, और ये एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, टी की पावर 4 के। यही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा था, स्टीफन लॉ है ना, वो यहां से दिखता है हमको, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दीजिए सभी। ठीक है, अब एक छोटी बात और, वेन्स लॉ ये कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा एडिशनल। तो वेन्स लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिटेंस लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना लैम्डा क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, रेसिप्रोकल है। इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई, इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई देन लैम्डा एम विल बी वेरी शॉर्ट। दिख रहा है यहां से, समझ में आ रही बात, वही चीज लिख दी गई, इन्होंने अपना लॉ बना दिया, लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, और एक कांस्टेंट लगा दिया, अपने नाम पे उनका कांस्टेंट पड़ गया, बी इज द वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू कैल्विन, मीटर कैल्विन। ठीक है, इस तरीके से वेन्स कांस्टेंट आ गया। वेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वेन्स लॉ क्या हुआ, लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। स्टेफन की कहानी क्या रही, E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको याद होनी चाहिए, होगी हमारे ख्याल से। ठीक, अब एक छोटी बात और देख लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैसे तो आपको ये मालूम है, फिर भी आपको हम बताना चाहेंगे, या पहले किसी से पूछ लेते हैं। तो आयुष, आपके हिसाब से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो भी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से जल्दी से बताइए। सन की रेज होती है सर, सन की रेज होती हैं, फिर सर जो अर्थ पे आती हैं, हाँ, तो पॉल्यूशन की वजह से वो तो सारी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, चाहे वापस नहीं आ पाती, और ये भी अर्थ में स्टोर हो जाती है, तो उसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थ के टेम्परेचर काफ़ी हद तक ठीक बता रहे हैं ये। और कोई, अच्छा, इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम क्यों पड़ा, ये हमने बताया था एक बार किसी को, सभी को, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो, कौन सा ग्रीन हाउस बनाया। तो दो बातें, पहली बात ये कि जैसा आपने देखा होगा, आपने 10th क्लास में सोलर कुकर पढ़ा था, सबने पढ़ा था ना, और उसमें ऐसा था कि जब आप पकाने के लिए खाना रखते हैं, जो वहाँ पे बाउल्स लगे होते हैं या सिलेंड्रिकल फॉर्म में चैम्बर्स होते हैं जिसमें खाना भरते हैं ना पकने के लिए, तो ऊपर एक शीशे की लेयर लगा देते, शीशा रख देते, पढ़ा था ना।
क्यों रख देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? क्योंकि शीशे या ग्लास में क्या प्रॉपर्टी होती है? शीशे का मतलब ग्लास से है, मिरर मत समझ लेना, चेहरा देखने वाला तो रिफ्लेक्ट करेगा। ग्लास, तो ग्लास रखने से क्या होता है, ग्लास में एनर्जी आती है, सन की रेज आती हैं, सोलर कुकर में जैसे आती थी, अंदर खाने को गर्म करेंगी क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक लकड़ी रहते हैं, और वो एनर्जी ट्रैप हो जाती, निकल नहीं पाती, वापस नहीं जा पाती, बहुत कम जा पाती। ठीक, क्यों ऐसा होता? तो आप ये समझ सकते हैं कि जो शीशा है, जब एनर्जी आती है तो उसको भेजने वाला है सन, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और पीछे से पंप करता रहता है वो। ऐसा तो है नहीं कि एक रह गई पीछे शांति है ना, उसके पीछे ढकेल रहे वो सूरज महाराज, है ना। तो वो क्या होता है, जब शीशे पे पड़ती है तो काफ़ी एनर्जी लेके पड़ती है, तो उसको पेनिट्रेट कर जाती है ग्लास को, और ग्लास के अंदर जब चली जाती है तो वहाँ एब्जॉर्ब होती है, और उसके पास उतनी ताकत नहीं रहती कि वो शीशे को दोबारा पेनिट्रेट कर सके, तो वहीं फंस जाती, क्योंकि थक जाएगी ना। थक जाने का मतलब है, जनरल भाषा में बोला, एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो एनर्जी में वो दम नहीं रहेगा, जो एनर्जी नहीं रहेगी जो वो फिर से उसको पार कर पाए। यही काम हमारे नेचर में हो रहा है, और इसके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित भी हैं। पॉल्यूशन आजकल देखिए कितना धुंध फैली हुई, लखनऊ भी बहुत पेपर में था, बड़ा टॉप लेवल का काम हो रहा है, बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पे। पेपर पढ़ा आज का आपने? शायद पूरे इंडिया में ही नंबर 1 2 पे खड़ा हो गया आज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग पैदा करते हैं, कैसे पैदा करते हैं? मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, डीजल निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ये सब जाके एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना लेता है, CO2। अब वो CO2 कैसा बिहेवियर शो करता है? ग्लास की तरह बिहेवियर शो करता है। सूरज की रोशनी अंदर तो आ जाती है, क्योंकि पीछे से भेजने वाला सूरज बहुत हाई टेम्परेचर पे, करीबन 6000 केल्विन टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सही बता रही है ये? ठीक, अगर ये सही बता रही है तो 6000 हम मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर से वो रेज निकलती हैं, बहुत एनर्जी लेके निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पेनिट्रेट करती हैं, अर्थ पे आ जाती हैं, अर्थ पे एब्जॉर्ब होती हैं। हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करता है, सॉइल एब्जॉर्ब करती है, बहुत कुछ होता है ना। उसके बाद जब वो वापसी की बारी आती है तो उसकी एनर्जी घट जाती, इधर से तो पंप है नहीं इस समय। अब वापसी के लिए कौन सोर्स है? अर्थ ना, अर्थ रेडिएट कर रहा है, और अर्थ के पास पंपिंग पावर नहीं है। सूरज तो लगातार देता जा रहा है एनर्जी पे एनर्जी, हम लोग तो वापस जो मिली है उसमें से काफ़ी खा चुके, जो बची वो लौटाने की कोशिश चल रही है, जो बहुत कम रहती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को पेनिट्रेट करके वापस नहीं जा पाती। जब वापस नहीं जा पाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज शुरू हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज में क्या होगा? जो फूल खिलते थे अप्रैल में, वो खिलने लगेंगे, या ना खिलें या खिलें तो सितंबर अक्टूबर में। गर्मी नहीं पड़ेगी प्रॉपर तो मानसून नहीं आ पाएगा, मानसून नहीं आ पाएगा तो बहुत कुछ खतरा हो जाएगा। आप जानते हैं पानी बरसना बहुत जरूरी है, उसी से खेती बाड़ी सब होता है, खाते खाना हम लोग, और उसके लिए ज़रूरी क्या है? बारिश होना। बारिश क्यों होती है? क्योंकि गर्मी पड़ती है, तब तो वो वापर जाती है, आपको सब मालूम है, साइकिल बनी हुई। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है। अब इसको कम करने के लिए रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कम फैलाई जाए, अच्छी गाड़ियाँ लीजिए। गवर्नमेंट भी इसमें बड़े रूल्स रेगुलेशन लगाती है कि पुरानी कार, नए नए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना, कि कार अब इस लेवल की चलेगी, ऐसी ग्रेडिंग की चलेगी, ऐसी ग्रेडिंग की चलेगी, काफ़ी कुछ करते रहते हैं उसमें। तो जो जितना अच्छा करेगा पूरे वर्ल्ड के लिए बातें हैं, क्योंकि अर्थ पे तो लकीरें जरूर खींची हैं, लेकिन रहना सबको वहीं है कि नहीं। और इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों पड़ा था ये हमने बताया था, एक बार फिर बताते हैं आपको, 2 मिनट लेते हैं आपका। इसलिए पड़ा था कि विदेशों में शुरुआती दौर में ठंडक बहुत पड़ती थी कई कंट्रीज़ में, तो ज़्यादा ठंडक में भाजियाँ सब्जियाँ पैदा नहीं हो पाती। हिंदुस्तान में तो पैदा हो जाती, लेकिन वहाँ सब्जी पैदा नहीं कर पाते थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, ग्लास के घर बनाए। घर मतलब जहाँ आपने देखा होगा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पूरे ग्लास के हाउसेस बनाए, और ग्लास के हाउसेस बनाए और उसमें सब्जियां उगाई। तो ग्लास में ये प्रॉपर्टी थी कि हीट अंदर और ट्रैप करना, तो वार्मनेस या बनी रहती थी उसके अंदर, एकदम ठंडा नहीं हो पाता था वो। अगले दिन फिर सूरज देवता मिल गए, समझ रहे हैं। तो उसकी वजह से वहाँ सब्जियां पैदा होने लगी।
तो दूर से जब कोई देखता था तो ग्लास दिखता था, और ग्लास के अंदर की सब्जियां हरी हरी दिखती थी, तो बोलता था ये ग्रीन हाउस है, हाउस जैसा बनाते हैं और ग्रीन है, तो बोले ग्रीन हाउस है ये, तो वहां से हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका लेना देना वहां से है, नाम पड़ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ पाए आप? तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वरना ग्रीन हाउस पढ़ के या ग्रीन पढ़ के ऐसा लगता है जैसे पॉल्यूशन फ्री कोई चीज हो, और ये उलट है उसका धरती के लिए, वो तो पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से गड़बड़ी हो रही। समझ पा रहे हैं? तो ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल उसको हम लोग जल्दी से लगा लेते हैं जो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ज़्यादा समझाएगा। वो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, वही पिकअप करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया। इसमें देखिए क्या बोला है, ए पैन फिल्ड विथ हॉट फूड, एक पैन हॉट फूड से भरा हुआ है, और जो कूल डाउन होता है 94 से लेकर 86 डिग्री तक, कितनी देर के अंदर? 2 मिनट्स के अंदर। पहली बार केस 1 की अगर आप बात करें, जब ये बोल रहा है तो टेम्परेचर 94 से 86 गया, टाइम कितना लगा? 2 मिनट्स। उसके बाद बोलता है व्हेन द रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री, यहां पर रूम टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69? और केस 2 में पूछता है कि अब आप ये बताइए कि 71 से लेकर 69 अगर ये जाता है, तो अगर ये T1 है तो ये 2 टू T2 कितना होगा? रूम टेम्परेचर तो वही बना है, रूम टेम्परेचर थोड़ी बदल रहा है। ठीक, ये पता करना है अपने आप को। तो अब देखिए हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से एक फॉर्मूला हाथ में है, वो फॉर्मूला आपको क्या बताता है? E इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के T2 माइनस T1, ये बताता है। जहां पर T2 क्या चीज थी? T2 था बॉडी का टेम्परेचर, और T1 क्या था? सराउंडिंग्स का टेम्परेचर। सराउंडिंग का, और जो ये K है, ये तो K की तरह ही इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, K कांस्टेंट है। अब यहां पर देखिए इस वैल्यू में रेट ऑफ कूलिंग तो दोनों में सेम रखी है, रेट ऑफ कूलिंग जो भी निकलेगी, ये पैन फील्ड हाउ लॉन्ग इट विल टेक, रेट ऑफ कूलिंग विल बी सेम। ठीक है, अगर रेट ऑफ कूलिंग सेम है तो पहले केस के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, क्या निकलती है? तो पहले केस फर्स्ट के लिए ये T2 माइनस T1 कितना लेना होगा? तो T1 तो हमको पता है 20 डिग्री, लेकिन T2 में कौन सा लेंगे? तो इसका एवरेज लेंगे हम लोग, क्योंकि ये टेम्परेचर T2 T1 T2 से T1 आने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये T2 में से T1 का गैप है, रेट ऑफ कूलिंग उसके प्रोपोर्शनल होती है, कितना ठंडा हुआ उसके प्रोपोर्शनल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, समझ पा रहे हैं आप? तो T1 इज 20 डिग्री, बट T2 के लिए हम एवरेज ले लेंगे, एवरेज ऑफ फॉर T2 वी टेक एवरेज ऑफ 94 प्लस 86 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आएगी ये? 90। ठीक है, अब ये 90 आ गई, अब फॉर्मूले में रख देते, तो ये वैल्यू बनी डी क्यू अपॉन डी टी, ये डी टी 2 मिनट्स आ गई। अब ये डी क्यू में कोई बॉडी 94 से 86 तक ठंडी हुई है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगी? ms डेल्टा टी, वही तो पढ़ा था, जब कोई चीज ठंडी होती है एनर्जी निकालती है। तो डी क्यू की वैल्यू हो गई m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये टेम्परेचर वाला टी है, कैपिटल टी लिखो, नहीं ये टाइम से कंफ्यूज कर सकते हो। ये इस बॉडी का एनर्जी रिलीज करने का है, तो इस डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा टी अगर वैल्यू लें आप, हाँ, तो इसको लिख सकते हो डी क्यू अपॉन एम एस, लिख सकते हो ना, समझिएगा इस बात को। अब हमने डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 94 माइनस 86,
ये हो गई 94 माइनस 86 हो गया डेल्टा टी, और इसको हमने लिखा रहने दिया डी क्यू अपॉन एम एस। तो ये डी क्यू अपॉन एम एस की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई कितनी 8। अब इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास थी, इस इक्वेशन में हमने एम एस से डिवाइड किया हुआ है इस फॉर्मेट को लाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे अगर आप वैल्यू लिखो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डी क्यू अपॉन एम एस डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस इंटू 90। ये देखिए ठीक है, एम एस से डिवाइड किया है दोनों तरफ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, एम एस से डिवाइड किया। अब इतनी वैल्यू हमें मालूम है यहां से 8, डी टी कितना था 2 मिनट, ये के अपॉन एम एस को एक कांस्टेंट मान लीजिए, के डैश वही तो चल रहा था, इसको कह दिया हमने क्या के डैश इंटू 90। तो के डैश निकल आया यहां से। अगर माइनस प्लस का झंझट छोड़ दें तो ये के डैश कितना आ गया 4/90 या 2/45, ठीक है, यही तो आया। अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ यहां पर, तो यहां पर हमको निकालना है 71 से 69 कितना जाने वाला है। तो यहां पर ये जो वैल्यू रखी ऊपर, इसकी वैल्यू क्या रखोगे 71 से 69 यानी 2 डिग्री, तो ये वैल्यू हो गई इसकी जगह 2 dt। टाइम हमको निकालना है, यही तो निकालना है डेल्टा टी कितना समय लगेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी माइनस के डैश इंटू एवरेज 70 और 60, 71 और 69 के एवरेज कितना 70, और 70 और रूम टेम्परेचर कितना 20, सो 70 माइनस 20 यानी 50। तो अब लिखा 2/डेल्टा टी, माइनस छोड़ दीजिए, के डैश की वैल्यू आ गई 2/45 और ये आ गया 50। अब डेल्टा टी कितना बना, या टाइम 2 इंटू 2 से 2 काट दीजिए, ये आ गया 45/50 मिनट्स। ये मिनट में निकाला ना हम लोगों ने, अगर सेकंड में करना हो तो कितना आ जाएगा 45/50 इंटू 60, है कि नहीं। तो 0 से 0 कट गया, 5 9 जा 45 और 54 सेकेंड्स आंसर आता दिखता है, और आंसर 42 है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नजर आती है अपने को। किसमें माइनस नहीं किया, हाँ ये 90 है ना, तो 90 माइनस 20 होगा ये। तो ये यहां पर हमको लेना क्या था, ये वैल्यू लेनी है, देखिए T2 माइनस T1, तो ये तो एवरेज निकाला T2 का, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, ये वैल्यू आएगी 70, और यहां वैल्यू आ गई 4/70 विच इज इक्वल टू 2/35। तो 2/35 यानी यहाँ 35 आई वैल्यू, और फिर क्या बनी यहाँ 35/50, ये हुआ 35, और अब आपने 5 से काटा तो 7 आया ना, और 7 6 जा 42, तो ये 42 सेकेंड इज द आंसर। ये एक अच्छा सवाल है और समझ में आना चाहिए आपको। कोई कंफ्यूजन हो एक बार फिर से हम 1 मिनट के अंदर ब्रीफ कर देते हैं आपको। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ये ध्यान रखिएगा कि dq एनर्जी के बारे में बोल रहा है, और T2 T1 ये सराउंडिंग का, ये उस मटेरियल का है जो ठंडा होगा, ठीक, कितने समय में होगा dt है। इस क्वेश्चन में पहले बोलता है 94 to 86 जाता है वो मटेरियल ठंडा होने के लिए, तो एक टेम्परेचर नहीं पता जिससे हम डिफरेंस ले पाएं रूम टेम्परेचर का 20 डिग्री का, तो इसका एवरेज ले लेते हैं हम लोग कि वहां से डिफरेंस उसी रेट में ठंडा होगा वो, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग दोनों में सेम रहने वाली है। तो इसको हमने वैल्यू लगा दी यहाँ पर 94 86 का एवरेज लेके, और वो एवरेज कितना निकला था 90, और 90 में से 20 घटा दिया, तो ये वैल्यू आ गई 70।
और यहाँ जो वैल्यू लिखी डी क्यू की वो एम एस डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या हो गया डी क्यू अपॉन एम एस, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली डेल्टा टी की कितनी आ गई 94 माइनस 86 विच इज 8। अब यहां पर इस इक्वेशन में एम एस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये डी क्यू अपॉन एम एस की वैल्यू हमको मालूम है 8, और के अपॉन एम एस एक नया कांस्टेंट होता है के डैश, आपको पहले से मालूम है, या है तो कांस्टेंट टी, ये वैल्यू मिल गई। डी टी कितना 2 मिनट, यहाँ 70 के डैश निकल आया। अब अगले वाले में के डैश हमको जब मालूम है तो के डैश की वैल्यू रखी, यहाँ डी क्यू अपॉन एम एस कितना आ गया, 2 डिग्री का फर्क था, 71 से 69 एम एस डेल्टा टी के हिसाब से, तो 2 वैल्यू आ गई, डेल्टा टी निकालना है, के डैश की वैल्यू 2/35 पता है, 70 माइनस 20, 70 कहाँ से आया, इन दोनों का एवरेज, और 70 माइनस 20 50 वैल्यू आ गई, डेल्टा टी निकाला, वैल्यू आपकी निकल आई। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। 42 सेकेंड इज द आंसर, और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और करने से आपको फायदा भी मिला, आपकी समझ में आया। वरना क्या होता है T2 माइनस T1 ऐसा लगता है जैसे इन दोनों को घटा दें शुरुआती दौर में, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमें T2 माइनस T1 लेना क्या है, सराउंडिंग से डिफरेंस, वही तो डिसाइड करेगा रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है।